परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने भारतीय इतिहास पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी। सातवाहन वंश। जी हाँ। ये वो राजवंश है जिसने भारत पर सबसे लंबे समय तक मतलब करीब 4.5 शताब्दियों तक शासन किया। बिल्कुल। हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हम उनके शासन, समाज और संस्कृति की एक जीवंत तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, इन स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालना, उन्हें समझना और सातवाहन काल का एक स्पष्ट, दिलचस्प खाका पेश करना। इसे एक विस्तृत अवलोकन समझिए जिसमें हम उदाहरणों और कुछ रोचक किस्सों के जरिए इस राजवंश के उत्थान, प्रमुख शासकों और उनकी स्थायी विरासत को जानेंगे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि सातवाहनों ने न केवल दक्कन और मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, हाँ, बल्कि उन्होंने प्रशासन और संस्कृति की ऐसी नींव रखी, जैसे भूमि अनुदान की प्रथा, जिसका असर सदियों तक रहा। सही कहा। ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण भारत के आकार लेने की कहानी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। जी। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये सातवाहन थे कौन, इनकी शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में तो इन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है, लेकिन इनके मूल स्थान को लेकर काफी बहस है ना? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है। पुराण इन्हें आंध्र प्रदेश से जोड़ते हैं और बाद के समय में उनका प्रभाव वहां स्पष्ट भी दिखता है। अच्छा। लेकिन जो शुरुआती अभिलेख और सिक्के हैं वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान मतलब आधुनिक पैठन के आसपास केंद्रित मिलते हैं। ओह, तो महाराष्ट्र। हाँ, इसीलिए कई विद्वान महाराष्ट्र को उनका मूल स्थान मानते हैं, पर कुछ अन्य जैसे वीएस सुक्थंकर वो कर्नाटक के वेल्लारी की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, कर्नाटक भी? जी, जबकि स्मिथ और भंडारकर जैसे इतिहासकार आंध्र पर ही जोर देते हैं। शायद सच ये है कि उनका शुरुआती प्रभाव क्षेत्र ही काफी फैला हुआ था, या हो सकता है समय के साथ केंद्र बदलता गया हो। निश्चित तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है। यानी उत्पत्ति थोड़ी धुंधली सी है, लेकिन उनका शासन एकदम स्पष्ट। तो इस वंश की स्थापना किसने की? इस वंश की नींव रखी थी सिमुक ने। सिमुक? हाँ, माना जाता है कि उन्होंने मौर्यों के पतन के बाद जो कण्व वंश उभरा था जी, उसके अंतिम शासक सुशर्मा को हराकर अपनी सत्ता स्थापित की। अच्छा। एक दिलचस्प बात जैन परंपराओं से पता चलती है कि सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के मंदिर बनवाए थे। दोनों के? हाँ, ये तो रोचक है। हाँ, ये शायद उनकी शुरुआती धार्मिक सहिष्णुता या आप कह लें राजनीतिक समझ का संकेत हो सकता है। सिमुक के बाद उनके भाई कृष्णन ने शासन संभाला। और कृष्ण के बाद मंच पर आते हैं शातकर्णी प्रथम। जी हाँ, जिन्हें इस वंश का पहला महत्वपूर्ण और योग्य शासक माना जाता है। इनके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का सबसे पुख्ता और आप कह सकते हैं विस्तृत ब्यौरा हमें मिलता है उनकी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख, हाँ सुना है इसके बारे में। ये पूना के पास है? जी, पूना के पास। ये अभिलेख शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे बेटे थे वेदश्री और शक्तिश्री, उनके शासनकाल में एक तरह से संरक्षिका के तौर पर रानी नागनिका ने लिखवाया था। अच्छा, रानी ने खुद लिखवाया था। हाँ। तो इस नानाघाट अभिलेख का इतना ऐतिहासिक महत्व क्यों है? इसका जिक्र बार बार आता है। देखिए, इसकी कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात ये भारत में भूमि अनुदान का मतलब जमीन दान देने का पहला स्पष्ट लिखा हुआ सबूत है। पहला सबूत? जी हाँ, पहला अभिलेखीय साक्ष्य। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये भारतीय सामंतवाद की नींव का आप कह सकते पहला पत्थर था। हाँ। जिसने आगे चलकर सत्ता के समीकरणों को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, और इसके अलावा अभिलेख बताता है कि शातकर्णी प्रथम कितने महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध? हाँ, और एक राजसूय यज्ञ भी। ये जो वैदिक अनुष्ठान थे, ये उनकी बढ़ती संप्रभुता और शक्ति का एक तरह से खुला ऐलान थे। और उन्होंने कुछ खास उपाधियां भी ली थी शायद? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दक्षिणा पथपति यानी दक्षिण के स्वामी और अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां धारण की। अप्रतिहत चक्र का मतलब है जिसका रथ या शासन बिना किसी बाधा के चलता हो। वाह।
तो ये उपाधियां उनके विशाल प्रभाव क्षेत्र और उनकी निर्विरोध सत्ता को दर्शाती हैं। अच्छा। ये भी दिलचस्प है कि उनकी रानी नागनिका वो अंगीय कुल की राजकुमारी थीं, जिनके पिता एक शक्तिशाली महारथी थे। महारथी? जी, ये शायद उस दौर के जो राजनीतिक गठबंधन होते थे उनकी ओर इशारा करता है। क्या उनके समय के सिक्के या स्मारक भी इस कहानी की पुष्टि करते हैं? कुछ मिला है? बिल्कुल। उन्होंने मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलवाईं और जो काफी अनोखी बात है, अपनी पत्नी नागनिका के नाम पर चांदी की मुद्राएं भी जारी की। पत्नी के नाम पर उस जमाने में? जी हाँ, ये उस दौर में महिलाओं के महत्व को दिखाता है। सही। इसके अलावा जो प्रसिद्ध सांची स्तूप है, हाँ, सांची, उसके दक्षिणी तोरण द्वार पर भी उनका नाम अंकित है। अच्छा। और सातकर्णी प्रथम ने ही गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान यानी पैठन को अपनी राजधानी बनाया था। पहले राजधानी शायद धान्यकटक मतलब अमरावती हुआ करती थी। तो राजधानी भी बदली। जी। इस राजवंश में एक शासक ऐसा भी हुआ जो अपनी तलवार से ज्यादा अपनी कलम के लिए जाना गया, राजा हॉल। ये तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है कहानी में। हाँ बिल्कुल। हॉल सातवाहन वंश के 17वें शासक थे और उनका शासनकाल, जैसा आपने कहा, सैन्य विजयों से ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। इस स्वयं एक बेहतरीन कवि थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नाम का एक अद्भुत काव्य ग्रंथ रचा। गाथा सप्तशती? जी, ये श्रृंगार रस से भरपूर है और इसमें लगभग 700 प्रेम गाथाएं हैं, छोटी छोटी। 700 गाथाएं? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये काव्य शिव स्तुति से शुरू होता है। अच्छा, शिव स्तुति से? क्या उनके दरबार में और भी विद्वान थे? हाँ, उनका दरबार तो विद्वानों का जमघट था। सबसे प्रसिद्ध थे गुणाढ्य। गुणाढ्य? जी, जिन्होंने पैशाची प्राकृत में बृहद कथा नाम का एक विशाल कथा ग्रंथ लिखा था। अब वो मूल रूप में तो नहीं मिलता, पर बाद की कई कहानियों का स्रोत वही बना। जैसे कथा सरित सागर वगैरह? हाँ, कुछ वैसा ही। एक और महत्वपूर्ण विद्वान थे सर्ववर्मन। सर्ववर्मन? उन्होंने संस्कृत व्याकरण को सरल बनाने के लिए कातंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। कहते हैं ये ग्रंथ रानी को संस्कृत सिखाने के लिए लिखा गया था। रानी को सिखाने के लिए? वाह! यानी राजा और रानी दोनों ही विद्यानुरागी थे। ऐसा ही लगता है। लीलावती नाम का एक और प्राकृत ग्रंथ है, उसमें हाल की कुछ सैन्य उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, खासकर उनके सेनापति विजयानंद के श्रीलंका अभियान का। और कहा जाता है कि हाल की रानी मलयवती भी संस्कृत की अच्छी ज्ञाता थीं। कमाल है। तो ये सब मिलकर एक ऐसे शाही परिवार की तस्वीर पेश करते हैं जहां कला, साहित्य और शिक्षा का गहरा सम्मान था। अब बात करते हैं उस शासक की जिसे सातवाहन वंश का नायक कहा जा सकता है, मतलब सबसे महान शासक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। जी हाँ। इनका शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हें तो आगम निलय यानी वेदों का आश्रय भी कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी निसंदेह इस वंश के 23वें और सबसे प्रतापी शासक थे। उनकी कहानी शक्ति, संघर्ष और साम्राज्य विस्तार की कहानी है। उनके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य आधार है नासिक से मिले उनके 2 अभिलेख, कार्ले से मिला एक अभिलेख और सबसे महत्वपूर्ण उनकी मां गौतमी बलेश्वरी द्वारा जारी करवाया गया नासिक प्रशस्ति। मां द्वारा लिखवाई गई प्रशस्ति? ये तो अपने आप में खास बात है। जी, ये प्रशस्ति उनके पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के शासनकाल में उत्कीर्ण हुई थी, लेकिन इसमें गौतमीपुत्र का ही यशोगान है। अच्छा, तो इस प्रशस्ति में गौतमीपुत्र की किन उपलब्धियों का जिक्र है? ये प्रशस्ति गौतमीपुत्र की एक शानदार तस्वीर पेश करती है। उन्हें एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। एक ब्राह्मण? हाँ, जो शायद उस समय बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने के उनके प्रयासों का संकेत है। अच्छा। उन्हें शकों, यवनों मतलब यूनानियों और पहलवों यानी पार्थियनों का संहारक बताया गया है। ये उस दौर के प्रमुख विदेशी प्रतिद्वंद्वी थे। एक और महत्वपूर्ण उपाधि है खत्यदप मनन मदनस। खत्यदम मनन मदनस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्षत्रियों के दर्प या घमंड को चूर करने वाला। क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो क्षत्रियों के विरुद्ध थे? जरूरी नहीं कि वो क्षत्रियों के दुश्मन थे। संभव है कि ये उन क्षत्रिय शासकों के संदर्भ में हो जिन्होंने या तो विदेशी शक्तियों का साथ दिया या फिर अव्यवस्था फैलाई हो।
अच्छा, ये भी हो सकता है। प्रशस्ति उन्हें चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी बताती है, जिसने वर्ण संकर मतलब वर्णों के मिश्रण को रोका। ये दिखाता है कि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के प्रति कितने सजग थे। उनकी तुलना रामायण और महाभारत के नायकों राम, केशव यानी कृष्ण, अर्जुन और भीम से की गई है। और उनकी मां गौतमी बलश्री स्वयं राजर्षि वधू मतलब एक ऋषि जैसे राजा की पत्नी ये उपाधि धारण करती थीं, जो उनके परिवार के नैतिक और धार्मिक कद को दर्शाता है। प्रशस्ति में एक पंक्ति आती है, जिनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये तो काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये उनके साम्राज्य की विशालता का एक काव्यात्मक वर्णन है। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला था। मतलब व्यावहारिक रूप से उन्होंने लगभग पूरे दक्षिणापथ पर अपना सीधा या परोक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पूरे दक्षिणापथ पर? जी। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी पश्चिमी क्षत्रप मतलब शकों के क्षहरात वंश के शक्तिशाली शासक नहपान की निर्णायक हार। नहपान की हार। और इस जीत का कोई ठोस सबूत भी है? हाँ, इसका एक बहुत ही नाटकीय प्रमाण मिला है नासिक के पास जोगलथम्बी नाम की जगह से। जोगलथम्बी? जी, वहाँ चांदी के सिक्कों का एक बहुत बड़ा खजाना मिला है, जिसे मुद्रा भांड कहते हैं। मुद्रा भांड, हाँ। तो ये जोगलथम्बी वाला क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इस खजाने से 13,000 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिले। 13,000? हाँ, इनमें से 9,000 से ज्यादा सिक्के नहपान के थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि गौतमीपुत्र ने इन सिक्कों को पिघलाया नहीं। अच्छा, तो क्या किया? बल्कि उन पर अपने खुद के चिन्ह जैसे उज्जैन चिन्ह है, पहाड़ है और अपना नाम दोबारा अंकित करवाकर उन्हें फिर से चलन में ला दिया। वाह, यानी दुश्मन के सिक्कों पर अपना ठप्पा लगाकर चलाना। ये तो अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने का बड़ा ही स्मार्ट तरीका था। बिल्कुल। ये न केवल उनकी शानदार जीत का अकाट्य प्रमाण है, बल्कि उनकी राजनीतिक चतुराई और आर्थिक नियंत्रण को भी दर्शाता है। सही। इस जीत के बाद ही उन्होंने खखरातुवसनिखेसिसकरा यानी क्षरहरात वंश का समूल नाश करने वाला जैसी गर्व भरी उपाधि धारण की। इसी शक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने वेणाकटक स्वामी की उपाधि ली और नासिक में वेणाकटक नाम का नगर भी बसाया। क्या उन्होंने सिर्फ युद्ध ही किए या दान धर्म भी किया? बौद्ध धर्म के प्रति उनका रवैया कैसा था? हाँ, उन्होंने बौद्ध संघों को भी उदारतापूर्वक दान दिया। नासिक प्रशस्ति में ही उल्लेख है कि उन्होंने नासिक के भिक्षु संघ को अजाल कलिक के गांव दान में दिया। अच्छा। और कार्ले के भिक्षुओं को करजक गांव दिया। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? ये जो करजक गांव था वो पहले नहपान के दामाद उषावदात के अधिकार में था। नहपान के दामाद के? जी हाँ, ऋषभदत्त भी कहते हैं, और उसने भी इसे बौद्ध संघ को दान दिया था। क्या बात है, एक ही गांव 2 बार दान में? हाँ, एक ही गांव 2 विरोधी शासकों द्वारा 2 बार दान में दिया गया। ये उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल और शायद धार्मिक संस्थानों के महत्व को दिखाता है। हो सकता है बौद्ध संघ कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हों। ये तो सचमुच पेचीदा है। अच्छा, उनके साम्राज्य की सीमाओं का अंदाजा कैसे लगता है? क्या सिर्फ 3 समुद्र वाली बात से? नहीं, उनके बेटे वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का जो नासिक गुहा लेख है, हाँ, उसमें गौतमीपुत्र द्वारा जीते गए प्रदेशों की एक काफी विस्तृत सूची दी गई है। अच्छा, सूची है? जी, इसमें ऋषि कृष्णा नदी तट, मूलक और अस्मक, गोदावरी तट, सौराष्ट्र, गुजरात, कुकुट, पश्चिमी राजस्थाना, विदर्भ, अपरांत, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी, अवंती, पश्चिमी मालवा और आकर पूर्वी मालवा जैसे इलाके शामिल हैं। बाप रे, काफी बड़ा इलाका। हाँ, ये सूची उनके साम्राज्य की वास्तविक भौगोलिक व्यापकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। लगभग पूरा दक्कन उनके अधीन था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद सातवाहन सत्ता का क्या हुआ? उनके उत्तराधिकारी कौन थे? उनके बाद उनके पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जिनका समय लगभग 130 से 154 ईस्वी है, एक महत्वपूर्ण शासक हुए। पुलुमावी? जी, उन्हें आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए कुछ इतिहासकार उन्हें प्रथम आंध्र सम्राट भी कहते हैं। प्रथम आंध्र सम्राट? हाँ, उनके नासिक अभिलेख में उन्हें दक्षिणापथेश्वर कहा गया है, जो शायद उनके पिता की उपाधि दक्षिणापथपति से थोड़ी अलग लेकिन समान प्रभुत्व को दर्शाती है। उन्होंने नवनगर नाम का शहर बसाया और अमरावती के प्रसिद्ध महास्तूप का विस्तार करवाया,
जिसके चारों ओर सुंदर नक्काशीदार वेदिका मतलब रेलिंग बनवाई। अमरावती स्तूप वाली रेलिंग। वो इन्होंने बनवाई। जी हाँ। उसका विस्तार इन्होंने करवाया। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि वे एकमात्र सातवाहन शासक हैं जिनका अभिलेख अमरावती स्तूप स्थल से मिला है। अच्छा। क्या उनके समय में भी शकों से संघर्ष जारी रहा? हाँ, शकों का खतरा तो बना ही रहा। उनका समकालीन शक शासक था रुद्रदामन प्रथम, जो काफी शक्तिशाली था। रुद्रदामन? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख वाला। जी हाँ, वही। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने पुलुमावी को 2 बार हराया था। 2 बार हराया? हाँ, लेकिन अभिलेख कहता है कि निकट संबंधी होने के कारण उसका वध नहीं किया। निकट संबंधी, ये क्या रिश्ता था? कन्हेरी, जो मुंबई के पास है, वहां से मिले एक अभिलेख से पता चलता है कि पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। ओ, तो शायद हार के बाद ये विवाह संबंध बना होगा। हाँ, संभवतः ऐसा ही हुआ होगा, जिसने कुछ समय के लिए शांति स्थापित की। उनके सिक्कों पर भी कुछ खास है, आपने बताया था, जहाज वाले सिक्के। हाँ, उनके कुछ सिक्के, खासकर जो कोरोमंडल तट मतलब पूर्वी समुद्री तट पर मिले हैं, उन पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र अंकित है। ये उनके शासनकाल में बढ़ते समुद्री व्यापार और शायद नौसैनिक शक्ति का भी प्रतीक है। पुराणों में उन्हें पुलोमा या पुलुमावी नाम से जाना जाता है। और इस वंश के अंतिम उल्लेखनीय शासक कौन थे? अंतिम महान शासक माने जाते हैं यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी। जी, उनका समय है लगभग 174 से 203 ईस्वी। ऐसा लगता है कि उन्होंने शकों से अपने पूर्वजों द्वारा खोए गए कुछ प्रदेश जैसे उत्तरी कोंकण और मालवा को फिर से जीता था। अच्छा, वापस जीते। हाँ। उनके सिक्के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक मिलते हैं, जो उनके विस्तृत प्रभाव को दर्शाते हैं। और उनके सिक्कों पर भी जहाज, मछली और शंख के चित्र मिलते हैं, जो समुद्री व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के जारी रहने का पुख्ता सबूत है। फिर से जहाज वाले सिक्के। जी, एक और महत्वपूर्ण बात, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और माध्यमिक मतलब शून्यवाद दर्शन के प्रणेता नागार्जुन, हाँ। वो उनके मित्र और समकालीन माने जाते हैं। क्या बात है। नागार्जुन संभवतः श्री पर्वत आंध्र प्रदेश में रहते थे। यज्ञश्री के बाद सातवाहन शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और अंततः पुलुमावी चतुर्थ इस वंश के अंतिम ज्ञात शासक थे। यज्ञश्री शातकर्णी के बाद सातवाहन शक्ति कमजोर पड़ने लगी, लेकिन इन शासकों ने जो लगभग 450 साल राज किया, उस दौरान उन्होंने कैसा समाज और प्रशासन बनाया? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। सातवाहन समाज की क्या विशेषताएं थीं? सातवाहन समाज मोटे तौर पर तो चतुर्वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित था। हालांकि इसका आधार कर्म या व्यवसाय ज्यादा लगता है। लेकिन एक बहुत ही रोचक और विशिष्ट पहलू है समाज और प्रशासन में मात्र सत्तात्मक प्रभाव का दिखना। मात्र सत्तात्मक प्रभाव, जैसे शासकों के नाम उनकी मां के नाम पर होना। गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र। बिल्कुल, ये वाकई दिलचस्प है, खासकर उस पितृसत्तात्मक दौर में। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये नामकरण मात्र सत्तात्मक था, पर उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक ही था। अच्छा, मतलब गद्दी तो बेटे को ही मिलती थी। जी हाँ, राजा का बेटा ही राजा बनता था, बेटी नहीं। फिर भी रानियों का समाज और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा हमने रानी नागनी का और गौतमी बलश्री के उदाहरणों में देखा। हाँ, सही। वे न केवल संरक्षिका बनी, बल्कि उन्होंने महत्वपूर्ण अभिलेख खुदवाए और दान भी दिए। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने, जैसा हमने देखा, वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने और वर्ण संकरता को रोकने का दावा किया था। और उनके प्रशासन का ढांचा कैसा था? क्या इस पर किसी पिछले साम्राज्य का प्रभाव था? हाँ, सातवाहन प्रशासन पर मौर्य प्रशासन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मौर्यों का? कैसे? जैसे साम्राज्य जिलों में बटा था, जिन्हें आहार कहा जाता था। ये शब्द मौर्य काल में भी प्रचलित था। आहार? जी, आहार का शासक अमात्य कहलाता था। उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधावर जैसे शब्दों का बार बार उल्लेख मिलता है। कटक और स्कंधावर? हाँ, जिनका अर्थ होता है सैनिक शिविर या छावनी। ऐसा लगता है कि ये चलते फिरते प्रशासनिक केंद्र थे, जो उनके शासन के सैनिक चरित्र को उजागर करते हैं। अच्छा, मतलब मिलिट्री बेस जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। चैत्य, जो बौद्ध पूजा स्थल का प्रतीक है, वो उनका राज चिन्ह था, जो उनके सिक्कों पर भी मिलता है। राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी। निचले स्तर पर प्रशासन कौन देखता था? गांव का मुखिया कौन होता था? गांव का प्रशासन गौलमिक नाम का अधिकारी देखता था। गौलमिक? जी,
दिलचस्प बात यह है कि गोल्मिक एक छोटी सैनिक टुकड़ी का प्रधान भी होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। अरे, गांव का मुखिया सेना का अफसर भी? हाँ, ये फिर से प्रशासन के सैनिक स्वरूप को दिखाता है। हॉलिक नाम के अधिकारी भी शायद ग्राम प्रशासन से जुड़े थे। इसके अलावा सामंतों की 3 श्रेणियां थीं: राजा, महाभोज और सेनापति। सामंत भी थे? जी हाँ, इनमें महारठी और महाभोज बड़े सामंत होते थे, जिन्हें अपने क्षेत्रों में सिक्के ढालने और कर लगाने का अधिकार था। हमने भूमिदान की प्रथा की बात की थी। नानाघाट अभिलेख पहला साक्ष्य था। क्या गौतमीपुत्र के समय इसमें कुछ बदलाव आया और इसका आगे चलकर क्या असर हुआ? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान या ग्रामदान देने की प्रथा व्यापक रूप से शुरू की। नानाघाट अभिलेख जहाँ सिर्फ भूमिदान का पहला प्रमाण है, वहीं गौतमीपुत्र शातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है, वो पहला ऐसा सबूत है जिसमें दान दी गई भूमि के साथ उसमें प्रशासनिक और न्यायिक छूट। कैसी छूट? जैसे कि उस जमीन पर नमक निकालने पर रोक या राजा की पुलिस के दखल पर रोक, इन सब का भी स्पष्ट उल्लेख है। इसे परिहार कहा जाता था। परिहार? जी, यहीं से उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर सामंतवाद को जन्म दिया। अच्छा, यहीं से? हाँ, जब राजा अपनी भूमि के साथ अपने प्रशासनिक अधिकार भी दान देने लगा, तो स्थानीय शक्ति केंद्र मजबूत होते गए और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में तो अधिकारियों को वेतन के बदले भी कर मुक्त भूमि दी जाने लगी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। उनके सिक्के, खासतौर आपने बताया सीसे के सिक्के, सोने के सिक्के क्यों नहीं चलाए उन्होंने? ये एक रहस्य ही है। उनके समकालीन कुषाण उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चला रहे थे, लेकिन सातवाहनों ने ऐसा नहीं किया। क्यों? हो सकता है उनके पास सोने के स्रोत कम थे, या फिर उनकी आर्थिक नीति ही अलग थी। सोना एक बहुमूल्य धातु, मतलब सुवर्ण के रूप में प्रयोग होता था और रोम से व्यापार में आता भी था, पर सिक्के के रूप में नहीं ढाला गया। अच्छा। उनके सिक्के मुख्य रूप से सीसे यानी लेड के बने होते थे, जो उस समय के भारतीय राजवंशों में बहुत ही अनोखी बात है। सीसे के सिक्के? जी, सीसे के अलावा उन्होंने पोटीन, जो सीसा, तांबा, टिन और जस्ते का मिश्रण था, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी जारी की। और इन सिक्कों पे क्या बना होता था? व्यापार कैसा था उनका? सिक्कों पर अक्सर राजा का सिर, मतलब राजशिर, हाथी, घोड़ा, उज्जैन चिन्ह, वो 4 गोलों वाला क्रॉस जैसा, जहाज या उनका राज चिन्ह चैत्य वृक्ष बना होता था। शातकर्णी प्रथम पहले शासक थे जिन्होंने राजा के नाम वाले सिक्के जारी किए। व्यापार खासकर रोमन साम्राज्य के साथ काफी उन्नत था। रोम के साथ? जी हाँ, पश्चिमी तट पर भड़ौंच, जिसे प्राचीन भृगुकच्छ या बेरीगाजा कहते थे, और सोपारा, तथा पूर्वी तट पर अरिकामेडु जैसे बंदरगाहों से ये व्यापार चलता था। क्या भेजते थे बाहर? भारत से मसाले, कीमती पत्थर और कपास बाहर जाते थे। कपास का उत्पादन बहुत होता था। अच्छा। व्यापार में चांदी और तांबे के कारशापण नाम के सिक्कों का प्रयोग होता था। इसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में भी है। अभिलेखों में कई व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे गंधिक यानी इत्र बनाने या बेचने वाले, कौलिक यानी बुनकर, तिलिपेशक यानी तेली, वधिक यानी बढ़ई वगैरह। पुलुमावी के कारले लेख में कारीगरों के लिए कारुकर शब्द मिलता है। मतलब एक विकसित शहरी अर्थव्यवस्था थी। हाँ, बिल्कुल। ये एक विकसित शहरी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है। अंत में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में सातवाहनों का क्या योगदान रहा? उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बौद्ध कला और स्थापत्य में। उन्होंने चट्टानों को काटकर चैत्य मतलब प्रार्थना गृह और विहार मतलब भिक्षुओं के रहने का स्थान बनाने की कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जैसे अजंता, एलोरा? अजंता में कुछ शुरुआती गुफाएं सातवाहन काल की हैं, एलोरा बाद का है, लेकिन महाराष्ट्र में कारले का चैत्य उनके समय का सबसे विशाल और भव्य चैत्य माना जाता है। कारले चैत्य? जी। इसके अलावा भाजा, कन्हेरी, नासिक में भी सातवाहन काल की गुफाएं हैं। स्तूप निर्माण में आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती का महास्तूप सबसे प्रसिद्ध है। अमरावती स्तूप? हाँ, हालांकि इसका निर्माण पहले शुरू हो चुका था। सातवाहनों, विशेषकर वाशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने इसका विस्तार करवाया और इसे सुंदर मूर्तियों और नक्काशीदार पैनलों से सजाया।
ये स्तूप अपनी संगमरमर की मूर्तिकला के लिए विश्वविख्यात है। नागार्जुन कोंडा भी इसी क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था, जो बाद में उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के समय और फला फूला। अमरावती स्तूप की खोज 1797 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। तो हमने सातवाहन वंश की एक लंबी और काफी विस्तृत यात्रा की। इस सब का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़े बात है उनका असाधारण स्थायित्व। लगभग 450 साल का शासन कोई मामूली बात नहीं है। 450 साल। हाँ, उन्होंने दक्षिण भारत को एक तरह से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी। प्रशासन में भूमि अनुदान की प्रथा शुरू करके उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। मात्र सत्तात्मक नामों का प्रयोग उनकी एक अनोखी सामाजिक विशेषता थी। अर्थव्यवस्था में सीसे के सिक्कों का व्यापक प्रयोग और रोम के साथ फलता फूलता समुद्री व्यापार उनकी आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। सही। और कला के क्षेत्र में कार्ले और अमरावती जैसे केंद्र उनकी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण हैं। यानी सिर्फ एक राजवंश नहीं, बल्कि एक पूरा युग जिसने भविष्य के भारत की नींव रखी। शातकर्णी प्रथम की महत्वाकांक्षा, हॉल का काव्य, गौतमीपुत्र का शौर्य और पुलुमावी का वैतार, ये सब मिलके सातवाहन कहानी को यादगार बनाते हैं। बिल्कुल। सातवाहनों को समझना प्राचीन भारत के, खासकर दक्कन के इतिहास की जटिल परतों को खोलने जैसा है। ये हमें उस दौर की राजनीति, धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था के आपसी रिश्तों की गहरी समझ देता है। ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भारतीय इतिहास को महज तारीखों और राजाओं के नामों से आगे जाके समझना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में कौंध रहा है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। जी। सातवाहनों ने इतने लंबे समय तक इतने विशाल और विविध साम्राज्य पर शक जैसी बाहरी शक्तियों और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद कैसे सफलतापूर्वक शासन किया? उनकी सैन्य शक्ति तो थी ही, पर इसके अलावा वो कौन सी विशिष्ट प्रशासनिक, आर्थिक या सामाजिक रणनीतियां थी जिन्होंने भारतीय इतिहास के इतने उथल-पुथल भरे दौर में उन्हें इतनी असाधारण स्थिरता प्रदान की? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है।